नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक की खास पेशकश। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। नीलेश शाह जी मौजूद हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कोटक एएमसी के। नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय बिस्तक को देने के लिए। धन्यवाद रजत, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। सर, पहले मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपकी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। मेरी लाइफ पे जो इम्पैक्ट पड़ा है वो नीलेश शाह जी का ही पड़ा है। बिकॉज सर, ये बात तो खैर आपको भी नहीं पता कि इन 2008 जब मंदी का माहौल बना हुआ था, तब मैंने अपने करियर में स्टॉक मार्केट को बहुत क्लोजली वॉच करना शुरू किया था। और मुझे तब याद है कि आप एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को, एम्प्लॉयज़ को सुबह सुबह मॉर्निंग कॉन कॉल करते थे। और वो कॉन कॉल मैं भी अटेंड करता था। मेरे को ऐसा लकीली चांस मिला कि मैं कॉन कॉल अटेंड करूं, लेकिन वो आप करते थे डेट मार्केट के ऊपर, बॉन्ड मार्केट के ऊपर। तो तब से सीखना शुरू किया बॉन्ड मार्केट क्या होता है, सब प्राइम क्राइसिस का झटका जो बाजार ने झेला, जो क्रैश आई, मंदी आई। तो सर, जो भी सीखा उस समय वो आपसे ही सीखा। लेकिन मैं फिर शुरुआत यहीं से करता हूँ इंटरव्यू की, कि जो आपने अपने करियर की शुरुआत की थी, जहाँ तक मेरे को पता है, दैट वाज इन 1992 का जो पीरियड था, हर्षद मेहता का समय था। तब से सर, क्या उस समय का माहौल था? क्या आपने तब पैसा बनाया? तब की लर्निंग क्या थी और अभी का माहौल कैसा है? सुरजित भाई, वो समय वाइल्ड वेस्ट की तरह था। मारे उसकी तलवार या जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप किसी भी टाइम पे खरीदे, ब्रोकर हमेशा आपको उस दिन के हाईएस्ट प्राइस के ऊपर देता था। कभी भी बेचे, हमेशा दिन का लोएस्ट प्राइस मिलता था। और इसे ऑफिशियली वो लोग गाढ़ो या डिफरेंस करके ले लेते थे। कई बार स्टॉक एक्सचेंज पेमेंट क्राइसिस में बंद हो जाता था। बैड डिलीवरी एक नॉर्मल नॉर्म थी। पतावट एक नॉर्मल नॉर्म थी। जोटा फाटक करके आउटसाइड ऑफ एक्सचेंज मार्केट चलती थी। गवर्नेंस का कहीं नामो निशान नहीं था। एंड लोगों के पास भी उतनी इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं थी। जैसे कैसीनो चल रहा है, वैसे स्टॉक मार्केट चल रहे थे। मैं भी उसी आशा में गया कि यहाँ रातों रात पैसे दुगने हो जाएंगे। थोड़ी सक्सेस भी मिली, बट फाइनली व्हेन म्यूजिक केम टू एन एंड, आई वाज कॉट इन अ वेरी बैड मैनर। जितना पैसा लगाया था वो तो पूरा का पूरा गया। ऊपर से थोड़ा कर्जा लिया था, वो भी चला गया। And उन दिनों मेरी फाइनेंशियल हालत उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं उस लॉस को बर्दाश्त कर पाऊं। बट भगवान का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे लेसन बहुत कम कीमत पे मुझे सिखा दिए। और फिर वहां से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का जर्नी चालू हुआ। उस समय की कुछ यादें हैं जो मुझे मिली थी। किसी ने कहा था कि स्टॉक मार्केट में हम लक्ष्मी माता का पूजन दिवाली के दिन करते हैं, बट सरस्वती माता का पूजन हर दिन करना पड़ता है। सरस्वती माता है रिसर्च, नॉलेज, विजडम। उसकी प्रार्थना रोज करोगे तो दिवाली के दिन लक्ष्मी माता की कृपा होगी। दूसरा, किसी ने समझाया था कि हमेशा क्वालिटी लेने की। स्टॉक मार्केट के आसपास बहुत सारी खाने की रेस्टोरेंट थी। एक द्वारिका करके रेस्टोरेंट थी जिसके समोसे बहुत फेमस थे। उन्हें उन्होंने कहा था कि आप वासी समोसा घर पे नहीं लेके जाते, तो फिर कचरे स्टॉक क्यों घर पे लेके जाते हो। हमेशा क्वालिटी में इन्वेस्ट करना। ऐसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ कि मैं निवेशकों के पैसे मैनेज कर सकता हूँ और निवेशकों को अच्छी तरह से मार्केट में निवेश करने के बारे में कुछ बातें बता सकता हूँ। राइट। और उसके बाद तो आपकी जो जर्नी रही है वो सबको पता ही है, बहुत ही ज़बरदस्त जर्नी रही है सर, और उसी से हम अब सीख रहे हैं। लेकिन अब सीधा मार्केट्स पे आते हैं। और 2022 में शुरुआत जब हुई थी तो उसके बाद तो बहुत हड़कंप मचा हुआ था बाजार में। और ये रूस और यूक्रेन का मुद्दा तो छा ही गया। उसके बाद मार्केट्स को हमने करेक्ट होते देखा। धीरे धीरे करके चीज़ें पटरी पे लौट रही थी। लेकिन ये साल अंत आते आते कोरोना ने फिर से दस्तक देनी शुरू कर दी है। और चाइना में कितने मामले आ रहे हैं तो किसी को पता ही नहीं, ऑफिशियल डेटा। तो अभी कुछ डरने घबराने की बात है क्या? सो डेफिनेटली, जब आप क्रिकेट खेलने जाते हैं
तो हमेशा चौकन्ने रहते हैं। मार्केट में भी चौकन्नापन जरूरी है। आज की तारीख में यहाँ से कुछ परिबल ऐसे हैं जो मार्केट को और इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला, ये कोरोना का जो चाइना में संक्रमण हो रहा है, उससे हमें चौकन्ने रहने की जरूर है। और इस बार सिर्फ चाइना ही नहीं, यूरोप के कई देश और अमेरिका में भी जैसे एक नया वेव चल रहा है वैसा लग रहा है। चाइना की हमें इसलिए ज्यादा चिंता है बिकॉज वो दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। ग्लोबल सप्लाई चेन इम्पैक्ट हो सकती है और उस वजह से हमें चौकन्ना रहना जरूरी है। दूसरा, रशिया यूक्रेन सिचुएशन अभी भी चालू है, उससे एनर्जी के दाम पे भी इम्पैक्ट हो सकता है और रिस्क एपेटाइट पे भी इम्पैक्ट हो सकता है अगर रशिया कल को आके न्यूक्लियर ऑप्शन या ऐसी कोई एस्केलेशन कर दे। तीसरा जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए, कि हमारी इकोनॉमी अब तक अच्छा कर रही है, लेकिन अब लोगों की उम्मीद हमसे बहुत बंधी हुई है। पहले हम दुनिया से 40% प्रीमियम पे ट्रेड करते थे, आज 80% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लोगों की अपेक्षा के अनुसार डिलीवरी करना है, और लोगों की अपेक्षा हमारे साथ तीन प्रकार की है। एक, अर्निंग्स ग्रोथ। लोग हमें 80% ज्यादा प्रीमियम इसलिए दे रहे हैं बिकॉज उन्हें मालूम है कि हमारी कंपनीज अच्छा मुनाफा करेगी। सो आई हैव टू डिलीवर ऑन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ। दूसरा, गवर्नेंस स्टैंडर्ड। हमारे देश में, हमारी कंपनीज में हमने गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को काफी सुधारा है। आज हमारे देश के गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स दूसरे इमर्जिंग मार्केट देशों के मुकाबले काफी अच्छे हैं। मुझे उसे और अच्छा बनाना है ताकि लोग मेरे वहां पे पैसा लगाते विश्वस्त रहे। और तीसरी चीज है ग्रीन कमिटमेंट। पूरी दुनिया में भारत शायद गिने चुने देशों में एक है जो अपने COP26 के पेरिस अकॉर्ड के टारगेट को अचीव करने जा रहा है। जब तक भारत गवर्नेंस, ग्रोथ और ग्रीन कमिटमेंट, ये 3G के ऊपर डिलीवर करता रहेगा निवेशकों की अपेक्षा के अनुसार, हमारी मार्केट अच्छा कर सकती है। राइट, सो आपने वैल्यूएशंस की बात तो करी थी, मेरा प्रश्न उसी के ऊपर था सर। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि आपकी बॉन्ड मार्केट तो पकड़ बहुत मजबूत है, मेरे को पता है, तो ये जो इंटरेस्ट रेट्स एकदम से बढ़ाने शुरू कर दिए सेंट्रल बैंक्स ने वर्ल्ड वाइड ग्लोबली, ऐसे मूड माहौल में जहां पर ब्याज दरें इतनी ऊपर हो, क्या इक्विटी मार्केट्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर जो पैसा है वो अब डेट की तरफ, बॉन्ड मार्केट की तरफ फिर से ट्रांसफर कर देना ज्यादा समझदारी होगी? सो मेरे हिसाब से इस माहौल में डेट को इग्नोर करना बहुत ही गलत होगा। 2022 में डेट और इक्विटी के रिटर्न मोटे मोटे आसपास रहे हैं। 2023 में भी मोटा मोटा वैसा ही रहेगा। ब्याज की दरें काफी बढ़ी है और हमें लगता है कि 2023 के मिडिल पार्ट में ब्याज की दरें कम होने की डिस्काउंटिंग चालू हो जाएगी। एक्चुअल रेट कट N23 बिगिनिंग 24 में होगा, लेकिन मार्केट उसे पहले ही डिस्काउंट करना चालू करेगा और उस वजह से डेट का रिटर्न काफी अच्छा आ सकता है। हमारी सारे निवेशकों से एक ही सलाह होगी कि ये डिसिप्लिन असेट अलोकेशन का समय है। थोड़ा पैसा डेट में लगाइए मीडियम टू लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन में, थोड़ा पैसा इक्विटी में लगाइए, लेकिन ड्राई पाउडर रखिए अपने पास, कैश रखिए अपने पास, ताकि करेक्शन में आप इक्विटी में निवेश कर सके। थोड़ा पैसा कमोडिटी लाइक गोल्ड और सिल्वर में लगाइए। पिछले कुछ सालों से वहां पे रिटर्न उतना अच्छा नहीं है, तो वहां पे भी अब की बार जब ब्याज की दरें कम होगी तो अच्छे रिटर्न आने की उम्मीद है। ये जो एक डिसिप्लिन असेट एलोकेशन रहेगा, वही आपको 2023 के चौपी वाटर्स में सही सलामत उतारेगा। ये अभी आपने अर्निंग्स की बात की थी, अभी तक की अर्निंग्स कैसी रही हैं पिछले एक दो क्वार्टर्स की, और क्या आने वाले समय में अगले कुछ क्वार्टर्स में इम्प्रूवमेंट आप देखते हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड थोड़ी कम होनी शुरू हो गई है, तो उससे क्या कंपनियों के मार्जिन पिक्चर सुधरेगी?
सितंबर 22 का जो क्वार्टरली रिजल्ट था वो जैसे एक मेडन ओवर की तरह निकला। उसमें रन नहीं बने कॉर्पोरेट क्षेत्र के। उस क्वार्टर में जो इबिटा मार्जिन आया वो जून 20 जो कोविड से संक्रमित क्वार्टर था उससे भी कम आया। इसके दो प्रमुख कारण थे। एक, महंगाई बढ़ी तो आपकी मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट आ गई। आप अपनी कॉस्ट कंज्यूमर को पास नहीं कर पाए थे। दूसरा, इन्वेंट्री के ऊपर लॉस हो गया। कमोडिटी प्राइसेस गिरने चालू हो गए, बट आपके पास तो इन्वेंट्री में पुराने दाम के माल पड़े थे। इन दोनों वजह से सितंबर 22 क्वार्टर मेडन ओवर निकला है और उस वजह से शायद आस्किंग रन रेट बढ़ गया है। दिसंबर 22 और मार्च 23 क्वार्टर में अब हमें इंडिया इंक से तेज गति से परफॉर्मेंस लाना पड़ेगा। इबिटा मार्जिन वापस बढ़ाना पड़ेगा, प्रॉफिट ग्रोथ वापस करनी पड़ेगी। अब तक जो आसार मिल रहे हैं उसमें ये लगता है कि दिसंबर 22 के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी थोड़े सबड्यूड रहेंगे, तो पूरा बर्डन, पूरा बोझ जनवरी से मार्च 23 क्वार्टर पे पहुंच जाएगा। हमारे हिसाब से कंपनी शायद नियर टर्म में एक दो क्वार्टर में एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं डिलीवर कर पाएगी और उसी वजह से प्राइसेस को आइदर थोड़ा नीचे आना पड़ेगा या उसी लेवल पे 3-6 महीना रहना पड़ेगा ताकि फंडामेंटल्स प्राइसेस के साथ कैचअप कर ले। लेकिन सर मुझे पता है इसका स्टैंडर्ड आप आंसर दोगे कि एक साल में तो मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी ये सवाल तो बनता है साल के आखिरी में कि अगले साल 2023 में आप मार्केट को क्या मौजूदा स्रोत से ऊपर देख रहे हो? कितने डिजिट, सिंगल डिजिट या डबल डिजिट परसेंटेज टर्म्स में क्या लेवल्स हैं जो आप इंडेक्स पे तय करके चल रहे हो? क्या ऐसे ही हम रहेंगे कि हमारे मार्केट्स ओवर परफॉर्म करते रहेंगे एशियन पीयर्स को, ग्लोबल मार्केट्स को? सो मार्केट का जो परफॉर्मेंस है वो इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट है और तीन चीजें अगर हम ढंग से कर ले इकोनॉमी के लिए तो मार्केट अच्छा कर सकते हैं। पहला, इकोनॉमी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक बैकफुट पे खेल रहा है। सरकार निवेश कर रही है लेकिन बिजनेसमैन आज भी झिझक रहे हैं। अगर हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को रिवाइव कर सके तो एक ही बल्लेबाज रन बनाए उसकी जगह पे दोनों बल्लेबाज रन बनाए तो कितनी तेज गति से रन बने वो आप समझ सकते हैं। दूसरी जो चीज है वो हमारी ट्रेड डेफिसिट है। हम 100 से 150 बिलियन डॉलर प्रति साल ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं जिसे हम अफोर्ड कर सके। अपनी अफोर्डेबिलिटी से 100 से 150 बिलियन डॉलर ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। हम इसे 1-2 साल चला पाएंगे बट जिंदगी भर नहीं चला पाएंगे। कैसे मैं अपनी ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल करूं, कैसे इंपोर्ट की जगह पे एक्सपोर्ट बढ़ाऊं या इंपोर्ट की जगह पे लोकल गुड सब्सटीट्यूट करूं। अगर इसको मैंने 2023 में कर दिया तो इकोनॉमी अच्छा करेगी, मार्केट अपने आप अच्छा करेगा। ट्रेड डेफिसिट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक और इश्यू है जिसे हमें सॉल्व करना है और वो है कंजम्पशन एट द बॉटम में। जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप है, पुअर ग्रुप है, उनको महंगाई की मार लगी, उनको कोविड की मार लगी और उस वजह से उनका कंजम्पशन थोड़ा सबड्यूड है। कैसे हम इनको सपोर्ट कर सके ताकि उनका कंजम्पशन बढ़ जाए। आज हाई एंड एसयूवी के लिए 1 साल की वेटिंग पीरियड है। एंट्री लेवल बाइक उतनी आसानी से नहीं बिकता। 3 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट आसानी से बिक जाता है बट एक रूम की खोली नहीं बिक रही। 5,000 रुपए का शर्ट बिक जाता है बट 500 रुपए का टी शर्ट नहीं बिक रहा। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एट द बॉटम एंड और ट्रेड डेफिसिट, ये तीन को मैंने कंट्रोल कर लिया तो नेक्स्ट ईयर इकोनॉमी अच्छा करेगी और उस वजह से मार्केट भी अच्छा करेंगे। तो फिर सर 2023 में कौन से सेक्टर्स अकॉर्डिंग टू यू आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे और किन सेक्टर्स से दूर रहना चाहिए अभी निवेशकों को? सो रजत भाई, गाड़ी अच्छी हो तो वो हमेशा आपको मंजिल पे पहुंचा ऐसा जरूरी नहीं है। बिकॉज गाड़ी में जो ड्राइवर बैठता है वो भी अच्छा होना चाहिए।
आप मुझे बढ़िया से बढ़िया गाड़ी दे दो और बोलो नीलेश भाई मंजिल पे लेके जाओ, डिजास्टर हो जाएगा, बिकॉज मुझे ड्राइविंग आती नहीं है। जैसे एक ड्राइवर की अहम भूमिका है गाड़ी में, वैसे ही मैनेजमेंट की भूमिका है कंपनी में। सो हमेशा जो बुरे मैनेजमेंट है, जो ना सही तरीके से काम कर रहे हैं, जो ना सही गवर्नेंस कर रहे हैं, उनसे दूर रहना। सब्जेक्ट टू दैट, हमें लगता है 2023 में कुछ सेक्टर अच्छा कर सकते हैं। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर का। 2023 के बाद जनरल इलेक्शन है। जनरली सरकार इलेक्शन के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड बढ़ाती है, एंड इस वक्त सरकार काफी हद तक अच्छा काम कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो कंपनीज है उनको फायदा हो जाएगा। दूसरा एक ब्रॉड बेस्ड थीम है मैन्युफैक्चरिंग का। चाइना प्लस वन की वजह से कई ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स अपनी कंपनीज, अपनी सप्लाई चेन भारत में लेके आ रहे हैं, और उन कंपनीज जिनकी पेरेंट बाहर है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन के मेंबर बन सकते हैं, पार्ट बन सकते हैं, उन्हें मैन्युफैक्चरिंग में काफी बड़ा वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन आ सकता है। तो अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और ब्रॉड मैन्युफैक्चरिंग थीम में अगले साल मार्केट को आउट परफॉर्म करे, वैसा लगता है। सर लेकिन अभी अब बैंकिंग में क्या हो गया इस साल, ये जो सबसे आउट परफॉर्म करने वाला सेक्टर था, एक तो पीएसयू बैंक और दूसरा आईटी में अभी क्या चुनौतियां और जारी रहेगी? मैं सबसे आउट परफॉर्मिंग सेक्टर और सबसे अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर पे आपसे पूछ रहा हूँ, इन दोनों पे अभी आपका क्या व्यू? सो आईटी, एक ऐसा डिब्बा है जिसको चलने के लिए इंजन की आवश्यकता है। जनरली आईटी सेक्टर में इंजन बनता है नैस्डैक 100। अगर नैस्डैक चले तो उसके पीछे पीछे आईटी सेक्टर की सारी कंपनियां चलने लगती हैं। इस वक्त नैस्डैक अपने हाई लेवल से तकरीबन 50% नीचे है। तो जब तक नैस्डैक सेटल नहीं होगा, तब तक आईटी क्षेत्र को सेटल होना इंडिया में मुश्किल। मेरे हिसाब से नेक्स्ट 6-9 महीने अगर आप धीरे धीरे अक्यूमुलेट कर सके, तो आईटी क्षेत्र में अक्यूमुलेशन करना चाहिए। बट रजत भाई, दिस इज लाइक कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ। जब आप गिरती हुई छुरी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा घाव लगेगा। बैंकिंग क्षेत्र में क्या हुआ है कि 2022 में परफॉर्मेंस काफी अच्छा हुआ है, स्पेशली पीएसयू बैंक का। तो जो एक वैल्यूएशन री रेटिंग थी, वो अब तकरीबन खत्म होने को आई है। अब यहाँ से बैंकिंग स्टॉक में कंपाउंडिंग होगी। उनके बिजनेस अच्छा करेंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा। तो बैंकिंग स्टॉक शायद मार्केट परफॉर्मर रहेगा, और आईटी में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा धीरे धीरे करके। राइट। लेकिन सर अगर अभी किसी को इन्वेस्ट करना हो फॉर द फर्स्ट टाइम, जो अभी इन्वेस्टर्स आए हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका मार्केट पे? और वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज आपकी जर्नी जब शुरू हुई थी तो वी ऑल नो, हमको तो पता है कि आपकी जर्नी बहुत ही एक टफ जर्नी रही थी फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द स्क्रैच। अगर मैंने पूछ लिया तो उतना तो आपके पास आज समय नहीं है। लेकिन हाँ, आपने अपनी जो लाइफ में देखा है और अभी जो यंगस्टर आ रहे हैं उनको क्या मैसेज होगा? इतना आसान है क्या पैसा कमाना कि आप ये सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए, ट्वीट्स के जरिए देखते चले जाओ, सीखते चले जाओ और पैसा बनता चले जाएगा? आपका क्या मैसेज है? पैसा कमाना आसान नहीं है, बट पैसा कमाने का रास्ता आसान है। किसी ने वॉरेन बफेट से पूछा था कि आप जो कहते हो पैसा बनाने की रीत, वो तो बहुत सिंपल है, तो बाकी लोग उसको फॉलो क्यों नहीं करते? वॉरेन बफेट ने जवाब दिया था कि मेरी जो पैसा बनाने की रीत है, वो बहुत ही स्लो है। इसमें कोई क्विक ग्रेटिफिकेशन नहीं है, और इसीलिए लोग उसे फॉलो नहीं कर पाते। मेरी सारे निवेशकों से 4 सलाह होगी। एक, लाइफ में इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स मत अपनाना। इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस अपनाना। एक मूवी की टिकट ना खरीदी, एक कैब राइड की जगह पे चल के चले गए, एक पाव भाजी नहीं खाई, इसमें से जो बचत होगी
वो इवेंचुअली आपके लिए बहुत बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करेगी। सो इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स को अपना लीजिए। दूसरी चीज, बूंद बूंद से सागर बनता है, एसआईपी को अपना लीजिए। भले छोटी छोटी किस्तों में निवेश करिए, बट ये छोटी छोटी किस्तें मिला के एक दिन बड़ा सागर बना देगी। तीसरी चीज, उतावले आंबा न पाके, you don't get mango quickly, you have to wait for 12 years। इन्वेस्टमेंट भी बिरबल की खिचड़ी की तरह है, पकने में समय लगता है, तो बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। एंड फोर्थ, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। डिसिप्लिन्ड एसेट एलोकेशन बहुत क्रिटिकल है आपके पैसों की वृद्धि के लिए। कुछ पैसा डेट में लगाइए, कुछ इक्विटी में लगाइए, कुछ गोल्ड सिल्वर में लगाइए, कुछ रियल एस्टेट में लगाइए। ये जो चार कॉमन सेंसिकल चीज है, इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस, रेगुलर इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड डिसिप्लिन एसेट एलोकेशन, इससे रातों रात कोई चमत्कार नहीं होगा। इसमें क्रिप्टो की तरह आप रातों रात अमीर नहीं बन पाएंगे, बट ये बिरबल की खिचड़ी है, धीरे धीरे पकेगी और इतनी अच्छी बनेगी कि आपको फाइनेंशियल सुरक्षा प्रदान हो जाएगी। नीलेश, आखिरी में आपसे सवाल, इस बार का सबसे बड़ा ट्रिगर मार्केट के पास है बजट। तो बजट से क्या उम्मीदें हैं और क्या मानते हैं कि इस बार इट विल बी अ पॉपुलिस्ट बजट या फिर रिफॉर्म्स सरकार जारी रखेगी? मेरे हिसाब से इस बजट को एक साथ कई ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने पड़ेंगे। एक तरफ उन्हें पिछले बजट की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड चालू रखना है। 2013 में भारत में 82,000 किलोमीटर के हाईवे थे। 2024 में वो मोटे मोटे 1,65,000 किलोमीटर पहुंच जाएंगे। तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर 1943 से 2013 तक बना, ऑलमोस्ट उतना ही हमें 2014 से 2024 में बनाना है। तो प्लीज ये इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश पे काम चालू रखिए। दूसरी चीज है, बॉटम ऑफ द पिरामिड जो लोग हैं उनके कंजम्पशन को सपोर्ट करना जरूरी है। कोविड समय में हमने क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की थी मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज के लिए। उसकी बहुत अच्छी इम्पैक्ट पड़ी हमारी इकोनॉमी के ऊपर। क्या हम ऐसी क्रेडिट गारंटी स्कीम माइक्रो फाइनेंस के जरिए बॉटम ऑफ द पिरामिड को पहुंचा सके, ताकि वो लोग अपना धंधा रोजगार बढ़ा सके और फिर पैसा खर्च कर सके। तीसरी चीज जो बजट में है, जो बहुत क्रिटिकल है, वह है हमारी रेवेन्यू का। टैक्स कलेक्शन अच्छा है, बट जैसे आचार्य विष्णुगुप्त ने कहा, जैसे मधुमक्खी फूल से मध निकालती है, वैसे ही टैक्स निकालना चाहिए। तो हमें इस बजट में टैक्स रेट बढ़ाने की जगह पे टैक्स कंप्लायंस बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। वैसे हम एशिया में है ज्योग्राफिकली, बट माइंडसेट वाइज अफ्रीका में है जब टैक्स भरने की बात आती है। अब धीरे धीरे करके टैक्स कलेक्शन बढ़ा है फ्रॉम हाई सिंगल डिजिट टू लो डबल डिजिट, बट उसे हमें और आगे लेके जाना है। सो टैक्स कंप्लायंस बढ़ाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश करिए और बॉटम ऑफ द पिरामिड कंजम्पशन को सपोर्ट करिए। ये तीन चीज अगर बजट अचीव कर दे तो मेरे हिसाब से मार्केट और इकोनॉमी दोनों के लिए बहुत विशेष रहेगा। नीलेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय बिस्तक को देने के लिए, और हैप्पी न्यू ईयर सर। Wish all the viewers of Bistak a very happy and healthy 2023. थैंक यू सर।